बंटवारा हुआ वो एक भारत का दो टुकड़े जो हुए बहुत कहीं ना कहीं अफेक्ट किए भारत को। अटैक किया था उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो गया था। 65, 71 और 99 की जब पाकिस्तान की बात चल रही है तो 65, 71 और 99 तीनों युद्ध याद आते हैं, जो इंदिरा गांधी द आयरन लेडी भी जिनको बोला जाता है। भारत की स्थिति वो नहीं थी कि अमेरिका से लड़ाई की जा सके और अमेरिका के सामने ना झुकना एक बहुत बड़ी बात। हेलो एंड वेलकम बैक टू आपकी खबर। मैं हूं आर्यन वाजपेयी और आज मेरे साथ हैं कर्नल अग्नि कुमार सिंह जी। तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर आपका। तो सर हम लोग जैसे आप यहाँ पे आए हैं आज, तो जो हम लोग का टॉपिक है वो है इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हिस्ट्री जो इंडिया की रही है। मैंने जो पढ़ा है उसमें कहीं ना कहीं देखने को मिलता है कि 1947 का जो बंटवारा हुआ वो एक भारत का दो टुकड़े जो हुए बहुत कहीं ना कहीं अफेक्ट किए भारत को। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखिए, भारत का जो बंटवारा था वो एक बहुत ही दुखदाई एक इवेंट हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर देश एक होता तो हम आज के टाइम पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पावर होते हैं जी। अब जो हो गया है वो इतिहास है, उसको तो हम नहीं बदल कर सकते हैं जी। बट उसके बाद में आपको पता है जैसे कि इतना नरसंहार हुआ, इतने लोग मारे गए, इकोनॉमी डिस्टर्ब हुई, लोग विस्थापित हो गए, रिफ्यूजी प्रॉब्लम आई और हमारी जीडीपी बहुत कम थी, बहुत इकोनॉमिकली हम बहुत थे, कोई इंडस्ट्री नहीं थी जी। उन सबको जूझते हुए हम आज धीरे धीरे करके इसको इस स्थिति में लाए हैं कि हम आज वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा सफर है बट फिर भी स्लो एंड स्टडी हमने मूव किया है बट काफ़ी इम्प्रूव किया और काफ़ी अभी इसकी उम्मीदें हैं कि और हम करेंगे इससे अच्छा। सर जैसे कि कहा जाता है कि अगर भारत का बंटवारा ना हुआ होता तो भारत को कहीं ना कहीं और घाटा होता, जो आतंकवाद है वो भारत में फैलता। तो ये बात किस हद तक सही है? नहीं, मैं एक्चुअली इस बात को नहीं मानता हूँ। ये उस समय के पॉलिटिकल लीडर्स जो थे जो सोच रहे थे, बट अगर हम थोड़ी चीज़ें मान लेते हैं उनकी तो ये देश एकता होने पे, जैसे अभी भी तो चल रहा है, सरकार वैसे चल रही है, सभी लोग इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, तब भी वही होता है। उस आज़ादी से पहले भी तो हम लोग एक साथ थे, तब एक शक्ति थी। तो एक शक्ति हमारे हिसाब से अगर पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान उस समय और इंडिया पूरा एक होता तो हम बहुत महान शक्ति होते और इसमें कोई शक नहीं है। और आतंकवाद का तो कोई केस ही नहीं होता, अभी तो एक उनका इशू बना के रखा है, इसलिए ऐसा है। सर जैसा कि अभी ऑपरेशन सिंदूर चल ही रहा है ऑफिशियली, तो क्या लगता है कि जो भारत ने हमला किया था वो हमला जब कर दिया था, जब युद्ध एक शुरू हो गया था, तो उसको समाप्त पीओके वापस लेके करना चाहिए था? नहीं, अब देखिए इसमें कई लोगों के अपने अपने मत है बाहर से देखने से, बट जो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है जी, गवर्नमेंट अपने ऑब्जेक्टिव पे चलती है, डिरेल नहीं होना चाहिए। आप देखिए यूक्रेन का लड़ाई, रशिया का, इजराइल का, हमास का, अब इसमें विनाशी हो रहा है। एक दिन की लड़ाई में इतने हजारों करोड़ रुपए, जैसे 50-60 करोड़ रुपए का आप एक ब्रह्मोस आता है। अब इस तरह से हर एक अस्त्र शस्त्र इतने महंगे हैं कि अगर इसको हम ज़्यादा दिन चलाते तो हमारी इकोनॉमी पर असर पड़ता, हमारी जीडीपी कम होती। हम जिस रफ्तार से अपने इकोनॉमी को बढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से हम नहीं बढ़ा पाते, इसलिए लिमिटेड ऑफेंसिव किया। हमारा एम था कि उनके आतंकवादी ठिकानों को दूर करना, उनके स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे अटैक करना। जब उन्होंने हमको किया, उनको एहसास दिलाना कि भाई आप ऐसा करेंगे तो आपको बड़ी चोट लगेगी। अब वो हमने कर दिया तो हम अपने ऑब्जेक्टिव में सफल रहे और हमें नहीं लगता कि इससे ज़्यादा बढ़ाने से कोई फायदा ज़्यादा होता है। और फिर भी ऑप सिंदूर लागू है, चालू है, अगर वो करेंगे हम फिर उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सर जैसे कि बोला जाता है कि अगर अभी एक रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट में ये भी मेंशन था कहीं ना कहीं कि भारत ने जो अटैक किया था उसमें पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट पे अटैक हो गया था। तो ये अभी इस कारणवश कहीं रोकना पड़ा, या फिर जो अमेरिका का प्रेशर था भारत के ऊपर कि युद्ध को रोको नहीं तो वो कोई इंडिया के अगेंस्ट स्टेप ले लेगा? नहीं, मैं तो खैर अमेरिका की, इस समय इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी इतनी स्ट्रांग है, जो हमारे विदेश मंत्री है, जो प्रधानमंत्री का ऐसा नेतृत्व है कि भारत किसी के दबाव में नहीं आता, स्पेशली अमेरिका के दबाव का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो हमने हर जगह पे उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। अमेरिका में जाके उसको बोला कि आपकी दोहरी नीति नहीं चलेगी, आप अपने लिए अलग, आपका आतंकवाद, हमारे लिए आतंकवाद, तो वो तो क्वेश्चन नहीं है। बट ये
जरूर है कि हम एक तो अपने इकोनॉमी को देख रहे थे जी और उनके न्यूक्लियर साइट्स में अटैक हुआ है, जो कि अभी वो मैप में आया है, जी। वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट हुआ है। जी इंडिया ने इनिशियली डिनायल किया था, अब पता नहीं वो प्रिसाइज, बट ऐसा है कि अगर न्यूक्लियर साइट में अटैक हुआ तो एम करके ही अटैक किया गया होगा। Yes, बिना एम के तो अटैक नहीं जा नहीं सकता जा वहाँ सकता पे। वहाँ एक पे। छोटी सी विंडो से के अंदर से अगर मिसाइल चला गया है हम्म, तो वो एक बड़ी स्ट्रेटेजिक इशू है। जी तो बट सारी चीजें बताई नहीं जाती हैं। जी जी सर, अब हम जरा बात करते हैं 65, 71 और 99 की। जब पाकिस्तान की बात चल रही है तो 65, 71 और 99 तीनों युद्ध याद आते हैं। बिल्कुल। तो सर 65 की जंग कैसे शुरू हुई थी? 65 की जंग एक्चुअली पाकिस्तान जब से बंटवारा हुआ है तो वो उसके अंदर में उनका अस्तित्व तो इसी बात पे था कि भारतीय विरोधी वहां पे भावनाएं करें, जी उसमें एकता, उसमें उनकी यूनिटी बनती थी, इस्लाम खतरा करके बोल के और अटैक करें किसी तरह से। आपको पता है 47 48 में कश्मीर का प्रॉब्लम था, उन्हें कवालियों ने कब्जा किया था जी धोखे में। उसके बाद अपना हरि सिंह ज्वाइन किया, annex Join किया, फिर किया। हमने अपनी फोर्स डाला, उसको हमने वहां पे रोका। तब से एक नसूर बना है पीओके जी का, जो कि हमारी परिधि है। हरि सिंह के मुताबिक वो हमारे को उन्होंने दिया था, उन्होंने जी। पाकिस्तान ने जबरदस्त कब्जा किया हुआ। जी उसका कोई ना कोई सोल्यूशन गवर्नमेंट निकालेगी, वो होपफुली जल्दी निकल जाएगा। तो वो तब से था, तो उसी का उनका रिटेलिएशन था 65 में लड़ाई करने का। 65 में पाकिस्तान को पैटर्न टैंक मिले थे, उनके जी। टैंक स्ट्रांग थे, तो मुकाबला स्ट्रांग बराबरी का था। बट ये कि तब भी हमारे जवानों की इतनी बहादुरी से लड़े और हमने छोटे छोटे एयरक्राफ्ट से उनके पैटर्न टैंक्स को नष्ट किया और हम फालतू माने फाइनली हम विजयी हुए। काफी कुछ उनका इलाका हमने ले लिया था, जो कि ताशकंद समझौते में फिर जी, हम जी। दे दिया उनको और वहाँ उसका समाधान हो गया। जैसे कि आपने अभी पैटर टैंक की बात की तो मुझे एक किस्सा याद आ गया 65 का। बोला जाता है कि शहीद हमीद हाँ हाँ, अब्दुल हमीद। वो अपने आप को बॉम्ब बांध के और टैंक के नीचे लेट गए थे ताकि दुश्मन का टैंक ध्वस्त किया जा सके। तो कितने वीर हुआ करते थे, कितना जिगरा हुआ करता था कि लेट गए और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक बार भी अपने बारे में नहीं सोचा, अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोचा, केवल देश के बारे में सोचते थे उस समय। एक्चुअली टैंक्स की जो लड़ाई होती है आर्मर्ड की, वो बड़ी दिलेरी लड़ाई होती है। जी उसमें अगर टैंक गया तो उसका जो कमांडर है वो भी जाएगा, तो वो ऊपर में खुल के चलते हैं, खुल के चलते हैं, सीधे मारते हैं गोली एक दूसरे को। और टैंक को हमारा एम है कि अगर टैंक को हमने इसका ट्रैक तोड़ दिया, उसको नष्ट कर दिया, तो हमारी काफी क्षति रुक सकती है। उसमें इन्होंने बड़ी बहादुरी दिखाई थी और करके अपनी जान को निछावर करके उनके 3 टैंक को, पूरे स्क्वाड्रन को रोका था उन्होंने, और 3 टैंक तो उन्होंने बर्बादी कर दिए थे पूरी तरीके से। तो सर अब 65 की लड़ाई हो गई, अब 71 की लड़ाई पे जरा देखते हैं कि जो इंदिरा गांधी द आयरन लेडी भी जिनको बोला जाता है, और बोलना भी चाहिए क्योंकि उस टाइम पे अमेरिका बहुत एक सुपर पावर था और अभी भी है खैर, पर उस टाइम पे भारत की स्थिति वो नहीं थी कि अमेरिका से लड़ाई की जा सके और अमेरिका के सामने ना झुकना एक बहुत बड़ी बात है उस समय के लिए। तो जब इंदिरा गांधी जी से बोला वहाँ पे के प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने कि आपको झुकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा, लड़ाई रोकनी चाहिए, तो इंदिरा गांधी वहां से चली आई थी, बिना मिले ही चली आई थी कि मुझे नहीं मिलना है ऐसे। तो वो आयरन लेडी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि मानिक शाह, तो मानिक शाह जी का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल था जो कि सैम बहादुर मूवी में दिखाया भी गया है। बिल्कुल। तो सर 71 की लड़ाई में क्या बांग्लादेश की जो एक ये बांग्लादेश और पाकिस्तान आपसी की लड़ाई थी, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान की आपस की लड़ाई थी, बाद में बांग्लादेश बना, तो उसमें भारत का घुसना सही था क्या? नहीं, देखिए ऐसा कि एक तरह से जब मुजीबुर रहमान वहाँ पे जीत गए, पूरे, चूंकि ईस्ट पाकिस्तान की पॉपुलेशन ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से, और इनको प्रधानमंत्री बनने का पूरा हो गया था उस समय। जो इनकी सोच है आर्मी, बिकॉज ईस्ट वेस्ट जो एक्चुअली पाकिस्तान है उसमें आर्मी का रोल डोमिनेंस रहा हमेशा, तो वो किसी तरह से नहीं चाहते थे कि कोई बंगाल का आदमी प्राइम मिनिस्टर बने। तो उस समय उन्होंने क्या कि आर्मी को छूट दिया और उन्होंने बांग्लादेशियों को मारना शुरू कर दिया। उस समय जो ईस्ट पाकिस्तान था उसके लोगों को मारना शुरू किया, दमन करना किया, मैंने नरसंहार पूरा किया। अब नरसंहार जब उन्होंने शुरू किया तो वहाँ के जितने रिफ्यूजीज जो बांग्लादेशी थे उस समय की ईस्ट पाकिस्तान के, सब भारत में आने लगे। तो एक रिफ्यूजी प्रॉब्लम वॉर से पहले ही शुरू हो गई थी हमारे पास में, और वो 1000 10,000 करके आ रहे थे। और ये जो अब चूंकि हम
थे, हमको पाकिस्तान हमेशा एक दुश्मन देश मानता था, जी तो वो एक हमारी अपॉर्चुनिटी थी कि भाई हम इस चीज को, स्कोर को शॉर्ट आउट करें। जी और फिर बांग्लादेश के जो उस समय के लीडर्स थे, मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने हमारे से हेल्प मांगी कि जी आप हमको हेल्प करिए लॉ एंड ऑर्डर करने की, हमको मारे जा रहे हैं पूरी तरह। अब बहुत बुरी तरह से नरसंहार हुआ था, जी तो तब फिर आर्मी को वहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ा, Involve मुक्ति करना। वाहिनी को थोड़ा हमने मदद किया। जी उसके बाद फाइनली जब वॉर डिक्लेयर हो गया जी तो हमने वेस्टर्न सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर दोनों साइड से अटैक किया, और वहाँ तो उनको हम चारों तरफ से उनको इंसर्कल कर दिया, उनका एयर नेवल सारा रास्ता रोक दिया था। और बाद में आपको पता है कि 96,000 सरेंडर हुए, Surrender हुए जो थे। कि इतिहास में कभी भी नहीं हुआ, सबसे बड़ी ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ना सेकंड वर्ल्ड वॉर में, ना हमको लगता कभी हो सकता है इतना बड़ा सरेंडर। और उस समय हमारे पास बहुत अच्छा मौका था कि POK हम वापस पीओके लेने को का। वापस ले सकते थे। उस समय नेगोशिएशन टेबल पे हम कर सकते थे, बट पता नहीं क्यों हमने क्यों नहीं किया गया? ये एक सवाल है। सर मानिक शाह जी का रोल बहुत जबरदस्त था, जी उन्होंने बड़े स्ट्रॉन्ग मैन थे वो, उन्होंने मिसेस गांधी को बोल दिया था भाई आप कैसे, वो कहते आप जल्दी 21 दिन भी 2-3 हफ्ते में कहते लाइक, कहते नहीं हमें 6 महीने चाहिए पूरी करने की। बट उस समय आर्मी की स्ट्रेटजी भी ऐसी थे, ऐसे इक्विपमेंट्स थे कि जो कि, और जो टैक्टिक्स थी वो ऐसी होती थी कि पूरी फोर्स को आगे बढ़ाना है फिजिकली। जी अब उस समय से अगर अभी ऑप सिंदूर को आप कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क जमीन है, आसमान का। हर लड़ाई में एकदम फर्क हो मैं गया। बस वहीं पे आ ही रहा था हाँ। कि तब का न- उस- टेक्नोलॉजी इतनी नहीं, आप हर एडवांस दशक नहीं में थी। आप जब लड़ाई 65 पे एक टेक्नोलॉजी हमारी अलग से थी, जी जी बहुत विकसित नहीं थी। जी। 71 में काफी विकसित हो गई कि हमने पूरा फुल फोर्स मार्च किया और हमने उनको बर्बाद किया, जी। कब्जा कर लिया पूरा। 99 की स्ट्रेटेजी एकदम अलग थी, हमको जी। 6 महीने के, हमको 6 दिन नहीं लगे, 3 दिन के अंदर हमने एयरफोर्स पूरे जितने एयरक्राफ्ट थे सारे रिक्वेशन करके हमने फोर्स भेजा वहाँ पे, पोस्टों को रेजिस्टेंट किया, सब कुछ किया। तब बफोर्स गन और एयर पावर जो थी जी, उसका जी। हमको बहुत यूज किया हमने। जी। मिग 21 का काफी रोल रहा है, जबकि कभी भी पहले ये था धारणा जो हमारी टैक्टिक्स में बताते स्ट्रेटजी में कि एयरफोर्स पहाड़ी में काम नहीं कर सकती, काम नहीं कर सकते। और इवन गन्स भी काम नहीं कर सकते क्योंकि वो एक तरफ से निकल जाएगा, एक नुकसान तो नहीं क्योंकि करेगा। वो एक तो हाइट पे हाँ, थे। एकदम क्लिफ पे थे, चोटी पे थे। जी अब उस जब ये 99 का वॉर हुआ तो एक नई स्ट्रेटेजी हो गई, एक नई वॉर डॉक्ट्रिन आई कि भाई नहीं, माउंटेन्स पे भी एयरक्राफ्ट काम कर सकते हैं हाइट पे जाके, और बफोर्स भी काम कर सकते मुझे हैं। लगा हिस्ट्री में इतनी ऊंचाई पे पहली बार कोई लड़ाई हुआ और पहली बार इतनी फायर हुआ, और इतनी ऊंचाई से एयरक्राफ्ट बम्बार्ड भी हुए, ओके। जो कि उस हाइट पे, वो उतनी ऊंचाई पे तो एयरक्राफ्ट ही नहीं उड़ते हैं, जी। उससे भी ऊंचे जाके हमने उस पर अटैक जब किया। कारगिल वॉर की बात हो रही है तो सर कारगिल वॉर में एक विंग कमांडर है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जो लड़ाई करते करते भारतीय वायुसेना के एक एयरक्राफ्ट और एक हेलीकॉप्टर ध्वस्त हुआ था, जिसमें एक एयरक्राफ्ट मार गिराया था। तो उसमें से जो विंग कमांडर था वो बाहर निकल लिया, एग्जीक्यूट हो गया था। बट उन लोगों ने पकड़ने के बाद उसको मार दिया। तो सर ये बर्बरता तब से चलती चली आ रही है पाकिस्तान की तरफ से। काफी बार मैंने ये भी देखा है कि सैनिकों का गला काट के भेज देते इवन हैं। कारगिल वॉर से पहले जब हम स्टार्ट हुआ तब भी हमारी पेट्रोलिंग गई है वहाँ पे। जी। आटा तो आप सुना होगा मेजर कालिया का, जी उसके तो गर्दन भी काटा, उसके बॉडी को म्यूटिनेट कर दिया, उन्हें आँख निकाल दिया, पाँव काटे, और भी सब मैंने पार्ट्स ऐसे काटे कि मतलब देखने लायक नहीं था। और ये समझ नहीं आता उनकी मेंटेलिटी कैसी है, मतलब बड़ी क्रूरता, बहुत ज्यादा भीभत्स क्रूरता है। जी। ऐसा एक सोल्जर के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, जिनेवा कन्वेंशन में भी ऐसी चीजें बाधित है, बट नहीं, वो मानते ही नहीं उसको। सर तो अगर भारतीय सेना की बात करें तो भारतीय सेना तो कभी भी मैंने अभी तक नहीं सुना कि कभी ऐसा किसी सैनिक के साथ उन्होंने किया हो। हालांकि जो पकड़े भी जाते हैं, यहाँ पे आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं, तो उनको भी प्रॉपर बहुत अच्छी जगह पे बहुत सेफली रखा जाता है, उनको भी इतना टॉर्चर नहीं किया जाता है। उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं प्रेजेंट में, जो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ये ऑपरेशन सिंदूर, ये 3 मेजर स्ट्राइक्स या ऑपरेशंस कह सकते हैं जो मिलिट्री ने चलाए पिछले 1 दशक में। तो जब हम पहले बात करते हैं सर्जिकल स्ट्राइक की, तो सर सर्जिकल स्ट्राइक जो भारतीय सेना ने की थी, तो कैसे क्या हुआ था कुछ? सर्जिकल स्ट्राइक एक्चुअली बहुत ही स्ट्रेटजिकली और बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क था। इनफैक्ट पहली बार इतनी लॉन्ग डेप्थ में जाके हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी, और उसमें चैलेंज ये था कि हमारे आदमी जितने भी जाते हैं वो डिस्ट्रॉय करके सेफली आ जाए। अगर एक आदमी भी पकड़ गया, एक भी कमांडो हमारा पकड़ा गया, तो हमारी बदनामी भी होगी, प्लस हमारा कामयाबी में सक्सेस देगा। और उस हिसाब में मैंने, ईश्वर का आशीर्वाद था हमारे ऊपर में, और लीडरशिप थी, पूरा सपोर्ट था कि हम लोग पूरे गए रातों रात, और पूरा ऑपरेशन करके हम 100% आदमी को सेफ बॉर्डर सेफली ले आए।
बहुत बड़ा सफलता थी। जी और ये एक हम पढ़ने का अभी सब्जेक्ट है, लोग पढ़ते हैं इसको जी। मिलिट्री हिस्ट्री में, कैसे क्या किया गया था। एक कमांडो ऑपरेशन आप कह सकते जी। हैं, पूरा कमांडोज थे भी वैसे ही अप्रोक्सीमेटली लगभग वो भी था एयर स्ट्राइक जो हुई थी। वो एयर स्ट्राइक का कमांडो, Air आपका strike। वो द्वीप में जाके प्रिसाइज हिटिंग करके हम वहाँ पे वापस मुझे ये लगता है कि पिछले एक दशक में जितने भी ऑपरेशन भारतीय सेना ने किए हैं उसमें भारतीय सेना को ज्यादा क्षति नहीं हुई है, और अगर सैनिक की क्षति देखो तो शायद सैनिक तो किसी की भी कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है। तो सर अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं, ये मेरा आखिरी सवाल रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं और 71 के वॉर की बात करते हैं। अगर उन दोनों को कंपेयर किया जाए, एक तो कंपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक प्रॉपर वो वॉर था, ये एक ऑपरेशन था जो छोटे लेवल पे चलाया गया, हालांकि चलाया बहुत बड़े लेवल पे गया बट किसी कारणवश उसको रोकना पड़ा। तो क्या लीडरशिप स्किल उस टाइम पे बेटर थी या अभी की लीडरशिप स्किल? देखिए तीनों लड़ाइयाँ 71 वॉर की, क्योंकि उसका क्या रहता है, अभी जो प्रेजेंट मुझे काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं कि अभी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत कमजोर है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो, मेरी भी आज 70 साल उम्र हो गई है। हमने 65 वॉर देखी, हमको याद है। 71 वॉर में तो हम हाई स्कूल 10th में पढ़ रहे थे, और 99 में तो हम आर्मी में ही थे उसमें जब कारगिल वॉर हुआ है, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। तो देखिए हर एक वॉर की क्या अलग से उस समय के इक्विपमेंट के हिसाब से, प्रोफाइल के हिसाब से, जो टेक्नोलॉजी है उस हिसाब से वॉर की स्ट्रेटेजी बनती है। 71 की जैसे अब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी अलग थी, सेकंड की स्ट्रेटेजी उससे ऊपर के इक्विपमेंट बढ़ गए थे, टैंक्स आ गए थे। 65 की स्ट्रेटेजी अलग थी, छोटे छोटे एयरक्राफ्ट से हुआ। 71 का एक डिसाइसिव एग्रेसिव था, स्ट्रेटेजी था कि फुल फ्लेज हम अटैक करेंगे, आर्मर्ड का डोमिनेशन होगा, ये होगा। 99 से एकदम चेंज हुआ। 99 से थिंकिंग चेंज हो गई, नहीं वी नीड नॉट टू हैव इतने ट्रूप्स, हमको एक साथ नहीं जाने, हम एकदम से डंप भी कर सकते हैं, फास्ट मूविंग कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट हो गए हमारे पास, बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हो गए, ट्रेन फास्ट मूविंग होंगी जो नॉन स्टॉप। रेलवे ने बड़ा दिखाया अपना, बहुत कैपेबल है हमारी इंडियन रेलवे। आदमी लोग बोलते रहते हैं, हमने देखा कि सुबह एक वाकई आपको बता रहा, मुझे 22 टैंक ट्रांसपोर्टर चाहिए थे। पठानकोट में हमारी एक पलटन थी, ये आपके इसके समय में, कारगिल वॉर के टाइम पे हमको रातों रात मूव करना था दूसरे दिन वेस्टर्न सेक्टर में। तो रात को स्टेशन मास्टर ले गए हमको यार्ड में, हमारे पास वो वैगन्स के पास नहीं थे, तो हमको उसने दिखाया 1-2 किलोमीटर चलते गए, 4-5 किलोमीटर, बोला यहाँ पे ये है, ये है। तो मैंने कहा साहब ये है तो ये आप कैसे इसमें सामान खोलना है तब टैंक हमारे लोड हो सकते हैं, इसमें आप लोड कैसे कराओगे? कहता था सुबह 6 बजे आपको सबको मिलेगा। मुझे किसी तरह से विश्वास नहीं हुआ कि रेलवे ये कर सकती है, और सुबह 6 बजे क्या 5:30 बजे उसने पूरी ट्रेन लगा दी। मतलब ये हमारे लिए एक आश्चर्यजनक चीज थी कि रेलवे इतनी एफिशिएंसी है, नॉन स्टॉप चलती थी। रेलवे ने भी बहुत काम किया। रेलवे आदमी के साथ एक कदम से कदम मिला के उसने मूव किया, और करती जिस समय जरूरत पड़ता है उस समय देश एक हो जाता है। तो जब 99 का वॉर हुआ, इसमें स्ट्रेटेजी एकदम चेंज हुई कि माउंटेन्स में हम स्ट्राइक कर सकते हैं, बफोर्स से, गन से, एयर स्ट्राइक से भी हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उनका हेड डाउन कर सकते हैं। और उससे जो अभी ऑफ सिंदूर हुआ वो टोटली डिफरेंट है, कोई सोच भी नहीं सकता था। हम ड्रोन पर देखते थे, पूरी लड़ाई ड्रोन पे अटैक हो गई पूरी। एयर डिफेंस एक था, एक छोटी सी चीज थी जो कि सिर्फ हम प्रोटेक्शन लेते थे बड़े बड़े इंस्टॉलेशन का, एयरपोर्ट्स का, इसका उसका, कि भाई कोई दुश्मन का जहाज आएगा। आज एयर डिफेंस से सारा कुछ कर दिया। तो सर आदमी तो मूव ही नहीं किया। तो वन स्ट्रेटेजी इतनी फास्ट चेंजिंग हुई है कि, और उसमें हम बड़ा लीड कर रहे हैं, उसमें हम लीड कर रहे हैं। हमारे ड्रोन में हमें वर्ल्ड में नंबर 1 है, हमारे पास इतने ड्रोन है, और बढ़ा रहे हैं। और ये सब लीडरशिप है। मतलब मैं किसी तरह से नहीं मान सकता, अगर प्रधानमंत्री का इतना एग्रेसिव वो ना होता कैंपेन ड्रोन के ऊपर में, इसके ऊपर, मिसाइल के ऊपर में, उन्हें पूरी छूट दे के रखी है रिसर्च इंस्टीट्यूट को, आपको जो करना करिए, जो पैसा चाहिए हम देंगे। वो चीज पहले नहीं थी। माने पॉलिसी फ्रीडम मिल गई है, लोगों में जोश है, काम कर रहे हैं। जो चीजें 10 साल से नहीं हुआ, 2-2 साल में हुआ। 10 साल की जो फॉरेन पॉलिसी भी है वो भी एग्रेसिव है। डिफेंस के ऊपर जो एक्सपेंडिचर एकदम से बढ़ा दिया गया। जो चीजें पहले बोलते थे कि पैसे कहाँ हमारे पास एयरक्राफ्ट खरीदेंगे, वो आज पैसे क्या, वो हम राफेल के हम बनाने के लिए हमारे स्ट्रेटजी बना लेंगे। तो बहुत चेंजेस हुआ है, और हमें उम्मीद है। आई थिंक ब्रह्मोस का, हाँ ब्रह्मोस, अरे लखनऊ में क्या, यूपी में डिफेंस का हब बन रहा है पूरा। अब राइफल बन रहा है यहाँ पे जो एक्सपोर्ट होंगे, यहाँ पे ब्रह्मोस बन रहा है। ब्रह्मोस से यहाँ से एक्सपोर्ट का ऑर्डर भी मिल गया, किसी कंपनी ने, कंट्री ने लिया, वो यानी सूडान किसी को दे रहे हैं हम उसमें। तो कई कंट्री के ऑर्डर्स पेंडिंग है।
स्पेशली ये ऑप सिंदूर के बाद इतना फेमस हो गया हमारा, जी तो हमारा डिफेंस जो हम 90% डिफेंस इंपोर्ट करते थे, अब वो ऑलमोस्ट हम export 90% एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए। अब देखिए ये बहुत बढ़िया, ये हमारी इकोनॉमी बढ़ाएगा। जो जी। बड़े बड़े कंपनी अमेरिका वगैरह जो आज बूस्ट करते हैं इकोनॉमी, बेसिकली वो डिफेंस को ही एक्सपोर्ट देते हैं, वही महंगा पड़ता है, एक एयरक्राफ्ट, एक गन, एक इतना। अगर हम वही करने लगे, ब्रह्मोस वगैरह भेजेंगे, तो हमारी इकोनॉमी भी तो बढ़ेगी। सर, अब ये सब से हट के एक सवाल रहेगा कि कोविड-19 जो आया था, तो क्या लगता है ये एक स्प्रेड हुआ था, गलती से हुआ था, या एक जैविक युद्ध का चुनौती थी चाइना की तरफ से? ये एक्चुअली बड़ा असमंजस का, जैविक किसी ने भी इसको क्लैरिटी नहीं दी है कि जैविक युद्ध था या क्या था, बट कैलामिटी थी, वर्ल्ड वाइज कैलामिटी थी। बट जिस हिसाब से इंडिया ने उसको मैनेज किया, उसकी दवाई निकाल के जो हमने एक्सपोर्ट किया, जी। हमने अपनी इकोनॉमी को एकदम से डाउन होने नहीं दिया। बाकी वर्ल्ड की इकोनॉमी डाउन हो गई, इंडिया चलता रहा, उसका डीजीपी थोड़ा कम हुआ, बट जी। ग्रोथ होते रहे। जो गांव के सेक्टर थे, हमारे किसानों को इफेक्ट कम था, खेतों में काम चलता रहा, मैन्युफैक्चर चलता रहा, बड़े बड़े रोड कंस्ट्रक्शन चलते रहे। तो बट महामारी तो महामारी होती है, नुकसान तो हुआ ही है देश का। अगर ये ना होता तो हम और बढ़ते आगे, बट फिर भी बहुत अच्छी तरह से टैकल किया गया उसको। चलिए, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कर्नल अग्नि कुमार सिंह जी, और जुड़े रहिए हमारे साथ, और भी ऐसी वीडियोस लेके मैं आपके साथ आते रहूँगा। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल। थैंक यू सो मच।